हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 28 अगस्त का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो यूनिट हम अंदर देख ही लेंगे जो सब आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए पहला यूनिट क्या है, जीएस पेपर 3 से है डायरेक्ट, 1 और 2 से नहीं आज। तो यूनिट आप देख रहे हैं, इसकी क्या दे रखी है, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय। तो राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड जो योजना है, ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो ये स्कीम जो है राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड योजना 2021 से 22 की जो छठी श्रृंखला है उसकी घोषणा की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत मतलब ये कहा गया कि लोगों द्वारा जो है जो हमारे गोल्ड बॉन्ड है उनको परचेज किया जाए, ताकि जो वो घर में सेव करते हैं गोल्ड को उसकी परसेंटेज को कम किया जाए। ठीक है, मतलब मार्केट में आए, इससे हम जो है रेवेन्यू जनरेट करें। तो इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण बॉन्ड है जो उसका सब्सक्रिप्शन कब से मिल रहा है, 30 अगस्त से 3 सितंबर के लिए 2021 तक जो है किया जाएगा। तो अब योजना के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 में हुई थी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो सरकार है उसने स्वर्ण के आयात पर क्या किया था, भारत की जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए इन बॉन्ड को जो है शुरू किया था। इसके अलावा इस कदम का उद्देश्य क्या था, तो अपनी बचत को जो है स्वर्ण के भौतिक रूप में जमा करने, मतलब हम फिजिकल रूप में जो घरों में जमा करते हैं उसकी जगह क्या किया जाए, भारतीयों की आदत को सॉवरेन प्रतिभूति के दस्तावेजों में जमा करने की प्रवृत्ति में बदलना था। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या, तो इसके लिए एलिजिबल या फिर पात्रता कौन रखते थे, तो जो भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसकी बिक्री जो है निवासी भारतीय व्यक्तियों, हिंदू अविभक्त परिवार HUF जो है, ट्रस्ट और विश्वविद्यालय धर्मांत जो संस्थान है इन तक ही सिर्फ लिमिटेड रहेगा। ठीक है, मतलब इनके अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके अलावा मूल्य वर्ग और अवधि। तो इसकी अवधि क्या सबसे पहले मूल्य वर्ग क्या रखा गया, तो 1 ग्राम से लेके और 4 किलोग्राम तक। ठीक है, तो इसको जो है सोने के ग्राम के गुणकों में मूल्यांकित किया जाएगा। इसकी अवधि जो है 8 साल की होगी और 5वें साल के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। मतलब आपने जमा किया तो आप 8 साल के लिए जो लेंगे प्लान, उसमें 5वें साल आप इसको निकाल भी सकते हैं, जिसका इस्तेमाल ब्याज भुगतान की तिथियों पर किया जा सकता है। न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या रहेगी, तो बॉन्ड जो है 1 ग्राम स्वर्ण के मूल्य वर्ग में तथा उसके गुणजों में होगा। निवेश की न्यूनतम सीमा 1 ग्राम और अधिकतम कितनी रहेगी, अधिकतम सीमा प्रति वर्ष जो है वो 4 किलोग्राम तक रहेगी। ठीक है, अप्रैल से मार्च के बीच में। तथा ट्रस्ट तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित समान संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम है। जो संस्थान है इनके लिए ये लिमिट कितनी होगी, 20 किलोग्राम। मतलब अगर आप पर पर्सन देखेंगे, कोई इंसान चाहता है तो वो 4 किलोग्राम तक इसका जो है वो फ़ायदा उठा पाएगा। अब संयुक्त खरीद की अगर बात करें, अगर एक से ज़्यादा कंपनी या फिर एक से ज़्यादा लोग इसको खरीदना चाहें तो यह बॉन्ड संयुक्त रूप से खरीदे जाते हैं, जो अधिकतम 4 किलोग्राम की सीमा पहले आवेदक पर ही लागू होगी। ठीक है, वार्षिक अगर उच्चतम सीमा की बात करें तो उसमें सरकार द्वारा पहले विभिन्न श्रृंखलाओं में जारी बॉन्ड और माध्यमिक बाजार से खरीदे जाने वाले जो है बॉन्ड वो शामिल होंगे। निवेश में सीमा में बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जमानत के रूप में जो धारित बॉन्ड है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो कोलेटरल है संपार्श्विक, तो ये क्या है, इसके अंतर्गत जो है जो प्रतिभूतियाँ हैं उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग जो वो होते हैं वित्तीय संस्थान होते हैं, उससे ऋण लेने के लिए एक तरह से जमानत जो होता है ना, जमानत या फिर कोलेटरल, उसके रूप में इनका यूज़ किया जाएगा। ऋण और मूल्य का अनुपात वही होगा जो सामान्य स्वर्ण ऋण के मामले में आरबीआई जो है उसके द्वारा समय पर जो जारी निर्देशानुसार है वो होते हैं। ठीक है, जो हमें मतलब इस पर ब्याज वगैरह मिलेगा वो पहले से जो आरबीआई ने डिसाइड कर रखे हैं उसी के बेसिस पे मिलेगा। अगला टॉपिक भी साइंस एंड टैक्स से है। ये यूनिट आप देख सकते हैं, 3 विशाल कृष्ण विवरों का विलय, मर्ज मतलब मिलना, ऑफ 3 जंबो ब्लैक होल्स। अब ये क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो भारत के जो खगोलविद होते हैं उन्होंने 3 ब्लैक होल्स के क्या हुआ है, परस्पर आपस में मिलने की दुर्लभ घटना का पता लगाया। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो जो ऐसा है वो कहाँ पे हुआ है, तो विलय जो होने के 3 ब्लैक होल कहाँ पे, टूकेन तारामंडल, इसमें स्थित जो आकाशगंगा था उसका एक भाग था। यह खोज जो एस्ट्रोसैट है, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है एस्ट्रोसैट, उस पर लगे पराबैंगनी इमेजिंग जो टेलीस्कोप है, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। चिली में स्थापित जो VLT है, वेरी लार्ज टेलीस्कोप, उस पर लगे जो MUSC नामक यूरोपीय इंटीग्रल फील्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप। और दक्षिण अफ्रीका में कौन सी स्थापित है, इंफ्रारेड इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल टेलीस्कोप। इनसे प्राप्त डेटा का उपयोग करके किया गया था। ठीक है, मतलब इन सब का यूज़ किया गया। उसके अलावा इस खोज से जो प्राप्त महत्वपूर्ण तथ्य हैं,
तो तीसरा जो ब्लैक होल है उसकी उपस्थिति अंतिम पार्सेक समस्या, पार्सेक प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं, उसका समाधान करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है पार्सेक जो प्रॉब्लम है। तो जब दो आकाशगंगाएं क्या होती हैं आपस में टकराती है तो उनके ब्लैक होल्स की गति जो गतिज ऊर्जा होती है वो आसपास की गैस से स्थानांतरित हो जाती है और वे एक दूसरे के करीब आ जाती है। ठीक है, मतलब किसी ना, जैसे अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करके एक जो वो होता है वो अगर पड़ा होगा, मतलब जब कोई भी चीज़ स्पीड में होती है अगर वो रुक जाती है तो वो क्या करती है, फिर भी वो स्पीड में जो उसके ऊपर मान लीजिए आप जैसे मैं आपको किसी बॉल पे अगर बड़ी सी बॉल पे बैठा दूँ, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है, अगर मैं उसको रोक दूँ तो क्या होगा, आप फिर भी आपकी बॉडी जो है वो आगे की साइड जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ क्या हुआ, समय के साथ ब्लैक होल्स के बीच की दूरी लगभग 1 पारसेक 3.626 प्रकाश वर्ष, ठीक है, ये लाइट की यूनिट है, ये वो रह जाने तक घट जाती है। इसके बाद दोनों ब्लैक होल क्या होंगे, एक दूसरे के और अधिक करीब आने और परस्पर विलय होने के लिए और गतिज ऊर्जा खोने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, इसे जो है अंतिम फाइनल पारसेक प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है। मतलब मान लीजिए जैसे कि दो बॉल्स आपस में टकरा रही है और बहुत तेज़ी से घूम रहे हो, है ना, तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, उनकी स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, तो जब बिल्कुल उनकी स्पीड कम हो जाएगी, 1 पारसेक रह जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतरिम पारसेक समस्या। तीसरे ब्लैक होल की उपस्थिति एक समस्या किस प्रकार समाधान करेगी, तो इसमें जो तीसरा ब्लैक होल है उसकी उपस्थिति इस समस्या को हल कर सकती है। जब कोई अन्य ब्लैक होल या कोई तारा नज़दीक आते दो ब्लैक होल्स के करीब से होकर गुजरता है तो वह दोनों ब्लैक होल्स के जो संयुक्त कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको कुछ अंश अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और इस प्रकार दोनों ब्लैक होल्स तीसरे ब्लैक होल की उपस्थिति में परस्पर एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो दोनों आपस में टकरा रहे हैं उनकी स्पीड को क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, उसकी वजह से इनकी स्पीड कम होगी तो ये आपस में ईजिली विलय कर जाएंगे। इस खोज का महत्व क्या है, तो पास्ट में जो अतीत में क्या हुआ था, कई सक्रिय जो आकाशगंगा केंद्र थे, एक्टिव गैल्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है, अर्थात आकाशगंगा के केंद्र में स्थित जो महाविशाल ब्लैक होल्स होते हैं। ठीक है, आपने ब्लैक होल्स के बारे में सुना होगा, मतलब उसमें कुछ भी ब्लैक होल क्यों होता है, एनर्जी, लाइट, ठीक है, जो भी उसके अंदर जाता है स्पीड, वो सब वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ब्लैक होल इसी कहते हैं। युग्मों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन ट्रिपल जो एजीएन है, ट्रिपल एजीएन है, वो अत्यंत दुर्लभ घटना होती है। ठीक है, मतलब 3 ब्लैक होल जब आपस में मिल जाए तो वो ट्रिपल एजीएन है। एक्सरे परीक्षण का उपयोग किए जाने से पहले मात्र कुछ सक्रिय आकाशगंगा जो होते हैं उनका ही पता चल सका था। ठीक है, ब्लैक होल कृष्ण विवर ये होते क्या हैं, तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाए जाने वाले ऐसे पिंड होते हैं जिनकी घनत्व मतलब डेंसिटी और गुरुत्वाकर्षण जो है बहुत अधिक होता है, मतलब उसके आसपास से भी कुछ चीज़ जाती है तो वो उसे खींच लेता है आपस में। ठीक है, मूवी वगैरह में आपने देखा ही होगा, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी पदार्थ अथवा प्रकाश इनके खिंचाव से बच नहीं पाता है, क्योंकि जो प्रकाश होता है इनसे होकर नहीं गुजर पाता, इसलिए काले और अदृश्य होते हैं ये देखने में। ठीक है, प्रकाश को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो ब्लैक होल होता है उसके किनारे पर स्थित सीमा को जो है घटना दिक् मंडल, इवेंट हॉरिजन कहा जाता है। जो भी उसके जो किनारे पर जो भी हो, मतलब आने पर जो घटना होगी जो एब्जॉर्ब करते हैं उसे हम इवेंट हॉरिजन कहते हैं। इस सीमा के आगे जाने पर कोई भी प्रकाश का पदार्थ वापस नहीं लौट सकता और उसे ब्लैक होल द्वारा खींच लिया जाता है। इससे गुजरने के मतलब एक ब्लैक होल के आसपास एक लिमिट होती है, वहीं तक आप जा सकते हैं, जिसे हम इवेंट हॉरिजन कहते हैं। उसके अंदर क्या तो वो उसे खींच लेगा आप अपने अंदर। ठीक है, इसे गुजरने से पदार्थ की गति प्रकाश की गति से तीव्र होनी चाहिए, जो कि असंभव होती है। ठीक है, जो हमारी मतलब अगर इसको आपको क्रॉस करना है इसके इतनी पास जाने के बाद भी, तो आपकी गति कितनी होनी चाहिए, प्रकाश की गति के बराबर। घटना दिक् मंडल जो होती है, इवेंट हॉरिजन है, उसको पार करने वाला कोई भी पदार्थ अथवा जो प्रकाश ब्लैक होल के केंद्र में समाहित होकर अनंत घनत्व वाले एक बिंदु में संकुचित हो जाएगा, मतलब वो एक तरह से सिकुड़ जाएगा एक छोटे से बिंदु में, जिसे क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो ये भी जीएस पेपर 3 से आप यूनिट देख ही रहे हैं। दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य का पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो हमारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा जो गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी किनारे हैं उस पर स्थित जो दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये है ना दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका पारिस्थितिकी जो संवेदनशील क्षेत्र है या इको सेंसिटिव जोन होता है उसको अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो ये जो है इसके जो मंत्रालय है उसके द्वारा अधिसूचना में एक क्षेत्र को जिसकी सीमा कितनी है 294 मीटर से लेकर 16.32 किलोमीटर तक है वो हो सकती है, और उसको जो है जो ESG है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है उसके रूप में चेंज किया जा रहा है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है
148.9767 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में मतलब। तो इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इसको अधिसूचित किया जा रहा है? तो जो दीपोर बिल है वो आर्द्र भूमि पर दशकों से इसके दक्षिणी भाग से गुजरने वाले जो रेलवे ट्रैक है जिसको दोहरी लाइन या फिर विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है, कचरा फेंके जाने तथा मानव आबादी और वाणिज्यिक इकाइयों से जो है इसका अतिक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। नवीनतम निर्णय के निर्धात मतलब अधिसूचित करेंगे तो इसके कचरा वगैरह हटेगा तो साफ़ सफाई होगी, तो इसकी जो है सेव कर पाएंगे हम फ्यूचर के लिए इसे। तो इसके नवीनतम निर्णय क्या थे, मतलब कि उसके निहितार्थ क्या थे? पारिस्थितिकी पर्यटन गतिविधियों के लिए छोटी अस्थायी अवसंरचना को छोड़कर सुरक्षित क्षेत्र की जो सीमा है उसके 1 किलोमीटर के भीतर, मतलब उसके आसपास 1 किलोमीटर के अंदर या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की सीमा तक जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल रेस्टोरेंट होता है उसका निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाए, ताकि इंसान जो है कूड़ा ना करे वहाँ पे। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं जैसे जल विद्युत परियोजनाओं, ईंट भट्टा, जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग और प्राकृतिक जल निकाय या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्ट का निस्तारण आदि गतिविधियों को निषिद्ध किया गया। इन सब पर रोक लगा दी गई उसके आसपास। तो दीपोर बोल उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो है असम की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो है, और एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र होने के अलावा राज्य का एकमात्र क्या है, रामसर स्थल भी है इस राज्य के, किसका? असम का। यह ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य धारा के दक्षिण में और ब्रह्मपुत्र की एक पुरानी धारा उसमें स्थित मीठे पानी की स्थायी झील है। इससे जो आर्द्रभूमि है उसकी सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो जो दीपोर बोल है वो आर्द्रभूमि जलीय वनस्पतियों, उड़ने वाले जीवों के लिए एक अद्वितीय निवास स्थान है। अभयारण्य के पक्षियों की लगभग 150 जो प्रजातियाँ वो पाई जाती है। इनमें से 2 प्रजातियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, एक लुप्तप्राय है, 5 संवेदनशील है और 4 क्या है, लगभग संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी हैं। उसके अलावा जो दीपोर बिल है वो आर्द्रभूमि में निकटवर्ती रानी आरक्षित जो वन है और गरभंगा आरक्षित वन है, उससे हाथियों का आवागमन इसमें होता रहता है, और यह आर्द्रभूमि हाथी के आवास का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अभ्यारण्य में जो सरीसृप होते हैं उनकी 12 प्रजातियाँ, मछलियों की 50, उभयचरों की 6 प्रजातियाँ और जलीय सूक्ष्म जीवों की 155 प्रजातियाँ यहाँ पे 10 जो प्रजातियाँ वो दर्ज की गई, ठीक है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जो होता है संवेदनशील, वो होता क्या है? तो जो ESGZ है वो क्या है, संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो MOEFCC है भारत का, उसके द्वारा एक अधिसूचित क्या है, क्षेत्र है। किसी क्षेत्र को जो है ESG घोषित करने का उद्देश्य क्या होता है? इन क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित करना, मतलब जो ऊपर हमने पढ़े जिन पर रोक लगाई जा रही है उनको कंट्रोल करना, प्रबंधित करके संरक्षित क्षेत्रों में एक प्रकार का आघात अवशोषक जो शॉक हो रहा है उसको एब्जॉर्ब, शॉक लेना उसको, ठीक है, इसको बनाना है। ये क्षेत्र उच्च संरक्षित क्षेत्रों तथा निम्न संरक्षित वाले क्षेत्रों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं, रोकथाम के लिए एक तरह से। पर्यावरण अधिनियम 1986 में जो है इको सेंसिटिव जोन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 के अनुसार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ESG घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा जहाँ संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी, पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण भाग, परिदृश्य श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है आगे स्थित हैं, इन क्षेत्रों को ESG में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जीवों की खोज GS पेपर 3 से ही है, एनिमल डिस्कवरीज 2020। जीवों की खोज 2020 क्या है, हाल ही में जो भारतीय जो प्रणाली सर्वेक्षण है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज है। इसके अनुसार 2020 में भारत की जो प्रणाली जगत है उसमें 557 नई जो परिवृष्टियाँ उनको जोड़ा जाएगा, 407 नई प्रजातियाँ, 150 नए रिकॉर्ड शामिल होंगे। भारत में जीव प्रजातियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 1,02,718 हो गई है। शामिल की गई महत्वपूर्ण अगर प्रजातियों की बात करें तो सबसे पहले ट्राइमेरेसुरल सालाजार, ये अरुणाचल प्रदेश में खोजे गए ग्रीन पिट वाइपर, उसकी एक नई प्रजाति मतलब सांप की। लाइकोडोन डैकनेलिसिस, ठीक है, कर्नाटक में खोजा गया। दक्कन वुल्फ सांप है। स्पैरोथेकु बेंगलुरु शहर में यह इसके नाम पर जो है बिल में रहने वाला मेढक की नई प्रजाति है। उसके अलावा साइरियस अंजालाई, ठीक है, केरल में खोजी गई गहरे पानी में पाई जाने वाली स्नेक ईल के एक नई प्रजाति है। ये सारी नई प्रजाति है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इनके बारे में। उसके अलावा ग्लाइफ्टोहोरेक्स ग्यूडिकेसिस, ठीक है, ये मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की एक प्रजाति है। मतलब कहीं पे भी आप रूम पे एक छोटा सा पोस्टर लगा के दोनों का स्टेट कौन सी खोजी गई, ठीक है, इस टाइप से एक बना सकते हैं लिस्ट छोटी मोटी।
इन केस अगर आ जाए तो क्लाइस्टर गैलाटेनिसिस, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर की में जो है स्कार्ब बीटल, इसकी एक नई प्रजाति है मायोटिस सीएफ फ्रेटर, एक चमगादड़ की प्रजाति जिसे पहले चीन, ताइवान और रूस में देखा गया था, पहली बार भारत के उत्तराखंड में ये देखा गया। जूथेरा सिटिना गिब्लिसिहिनी हिली, ठीक है, ये एक नारंगी सिर वाली सारिका है जिसे पहले दक्षिण म्यांमार में लेकर जो दक्षिण थाईलैंड है उसके क्षेत्रों में देखा जाता है। भारत में पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोडम द्वीप पर इसे देखा गया। अब भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण देख लेते तो इसके अनुसार जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, ये 1916 में बनाया गया था। यह देश का असाधारण रूप से समृद्ध जैव विविधता पर जानकारी बढ़ाने हेतु जैव संसाधनों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र है। मतलब अन्वेषण मतलब रिसर्च करने के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इसके देश के विभिन्न भागों को 16 क्षेत्रीय कार्यालय इसके स्थित है पहले ही, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 3 से पंजाब सरकार द्वारा पराली के उपयोग करने पर उद्योगों को प्रोत्साहन, मतलब उसका यूज़ किया जाए जो पराली बचती है। तो हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा धान के मौसम में पराली जलाने की जो समस्या है उस पर रोक लगाने हेतु कई उपायों की घोषणा की गई, जिसमें प्रमुख बिंदु क्या है, तो इसमें वित्तीय प्रोत्साहन हासिल करने के लिए कुछ श्रेणियों के उद्योगों को धान पुआल इससे चलने वाले बॉयलर स्थापित करने की अनुमति दी गई, ठीक है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पहले 50 मौजूदा उद्योगों को बॉयलरों में ईंधन के रूप में धान की पुआल का उपयोग करने के लिए 25 करोड़ का संचयी वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया, ठीक है। उसके अलावा गैर राजकोषीय प्रोत्साहन के तौर पर उन उद्योगों को जो है धान की पराली के भंडारण हेतु 33 वर्ष की लीज समझौते के साथ पंचायत भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उसके अलावा जिन क्षेत्रों में बॉयलर में धान के पुआल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है वहाँ प्राथमिक के आधार पर बेलर उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। मतलब जो हमारी जो पराली बचती है उसको आप जो है अच्छे से इकट्ठा करें एक जगह पे, उसके लिए अलग से सरकार आपको लोन देगी ताकि उसका यूज़ हम कैसे कर सकें, हम ईंधन के रूप में उसका यूज़ कर सकें। इसका महत्व क्या है, तो राज्य जो है राज्य सरकार के इस जो निर्णय है उससे खरीफ फसलों की कटाई के दौरान पराली जलाने के जो खतरा है उससे निपटने में मदद मिलेगी और इससे मिट्टी की उर्वरता को भी संरक्षित किया जा सकेगा और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को भी बचाया जा सकेगा। उसके बाद जो स्टबल बर्निंग होता है आपको पता ही है, नवंबर के महीने में गेहूं की बुआई के लिए जो खेत है वो तैयार करने के लिए पराली दहन या पराली जलाना एक आम बात है, क्योंकि धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच बहुत कम समय होता है, ऑलमोस्ट 25 दिन का होता है। प्रभाव क्या है, पराली जलाने से हानिकारक गैस जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो पर्टिकुलर जो मैटर होते हैं PM जो होते हैं उनका भी उत्सर्जन होता है। किसानों द्वारा पराली जलाने का विकल्प चुनने का कारण क्या है, किसानों के पास पराली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए विकल्प नहीं होता है। किसान इस जो कृषि अपशिष्ट है उससे निपटने में असक्षम होते हैं क्योंकि वे अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने के लिए उपलब्ध नई तकनीकों को वहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुधा फसल खराब होने जाने की वजह से किसानों की आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में किसान लागत में कटौती करने और पराली प्रबंधन में वैज्ञानिक तरीकों पर खर्च करने की बजाय खेत में ही पराली जलाने का विकल्प चुनते हैं। पराली जलाने के फ़ायदे क्या हैं, इससे खेत जल्दी साफ़ हो जाता है, सबसे सस्ता विकल्प है, खरपतवार नाशकों सहित खरपतवार को नष्ट हो जाते हैं, सुंडियाँ और अन्य कीट मर जाते हैं, नाइट्रोजन बंद दुर्बल हो जाते हैं, ठीक है। पराली जलाने के प्रभाव क्या हैं, सबसे पहले प्रदूषण जो कि दिल्ली में बढ़ता है। खुले में पराली जलाने से जो है वातावरण में बड़ी मात्रा में जहरीले प्रदूषक जो होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं, जिससे मीथेन, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पीकरण, कार्बनिक यौगिक और जो कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोजन कार्बन ऐसी हानिकारक गैसें क्या निकलती हैं। अतः ये जो स्मोग है उसका कारण बन जाती है। मृदा उर्वरता, पराली को खेत में जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं जिससे यह कम उपजाऊ हो जाती है। ऊष्मा का प्रवेश, पराली जलाने से उत्पन्न गर्मी मिट्टी में प्रवेश करती है जिससे ज़मीन में नमी और लाभकारी जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। पराली जलाने से बचने हेतु इसके वैकल्पिक उपाय क्या हैं, तो धान की जो पुआल होती है आधारित बिजली संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, जिससे हम पराली दहन का वहाँ पे यूज़ कर पाएँ। इससे जो है रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मृदा में फसल अवशेषों को शामिल करने मिट्टी की नमी में सुधार हो सकता है और बेहतर पौधों की वृद्धि के लिए मृदा के सूक्ष्म जीवों के विकास को सक्रिय करने में ये मदद करेगा। कृषि अपशिष्ट को जो है जो कंपोस्टिंग है उसके माध्यम से समृद्ध जैविक खाद में परिवर्तित किया जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से यीस्ट प्रोटीन के निष्कर्षण जैसे औद्योगिक उपयोग के लिए नए अवसरों की खोज की जा सकेगी। आवश्यकता क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जो टिप्पणी है
तो इसमें जो है पराली नहीं जलाने वालों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है और इस पद्धति को जारी रखने वालों पर दंड लगाया जाएगा। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस योजना की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए, जिसके तहत कृषि अवशिष्टों को जलाने वाले लोगों को संबंधित जो राज्य की MSP है उसके लाभ से पूर्ण या आंशिक रूप से वंचित कर सकेंगे। ठीक है, मतलब सबसे आइडिया सही यही है कि आपको MSP चाहिए तो आप पराली दहन को करिए। छत्तीसगढ़ मॉडल देखते हैं, तो उसके द्वारा जो है गोठान स्थापित एक अन्य अभिनव प्रयोग किया गया। ठीक है, गोठान में क्या किया गया, तो प्रत्येक जो गांव है उसमें 5 एकड़ का एक सामूहिक भूखंड होता है, जहां गांव के सभी लोग अपनी अपनी अप्रयुक्त जो पराली होती है उसको इकट्ठा करते हैं। इस पराली को जो है गाय के गोबर में और कुछ प्राकृतिक एंजाइमों को मिलाकर जैविक उर्वरक में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इस योजना से जो है ग्रामीण युवकों के लिए जो रोजगार है वो भी बढ़ रहा है। सरकार द्वारा पराली को खेत से नज़दीक गोठान तक पहुँचाने में सहायता प्रदान कर दी जाती है, ये भी ठीक है। छत्तीसगढ़ में अब तक 2000 गोठानों को सफलतापूर्वक विकसित किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स फैक्ट है, इस्लामिक स्टेट जो खुरासान प्रांत है, तो ISI की फुल फॉर्म इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, ISK जिसे बोल जाता है, इस्लामिक स्टेट समूह का क्षेत्रीय सहयोगी संगठन है। ये अफगानिस्तान में मौजूदा सभी जिहादी आतंकवादी समूह में सबसे चरम और हिंसक संगठन है। ISK की स्थापना जो है 2015 में की गई थी, जब इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट की शक्ति क्या थी, चरम पर थी। बाद में इसके स्वघोषित खलीफात को अमेरिकी नेतृत्व वाले जो गठबंधन है उसके द्वारा पराजित और नष्ट कर दिया गया था। जो खुरासान है वो आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में विस्तारित एक ऐतिहासिक क्षेत्र भी है। शुरुआत में ISK के समूह का विस्तार पाकिस्तान में भी था, किंतु 2019 में जो है इस्लामिक स्टेट का पाकिस्तान में एक अलग समूह बन गया था। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आपको ये फिगर में दिखा रखा है, ये खुरासान की लोकेशन दिखा रखी है अफगानिस्तान में कहाँ पे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।